गुड मॉर्निंग क्लास। आज आप लोग सिविक्स में चैप्टर नंबर 2 एक दल के प्रवृत्ति का दौर सिविक्स में पढ़ेंगे। इसका पार्ट आज का आपका थर्ड पार्ट है। 2 पार्ट आपके पास पहुंच चुके हैं, तीसरा पार्ट है कांग्रेस के प्रवृत्ति की प्रवृत्ति। हमने इस चैप्टर में जाना कि कैसे एक ही दल का बोलबाला रहता है, जैसा कि इसका टाइटल है एक दल के प्रवृत्ति का दौर। भारत में ऐसे बहुत सारे देश हैं जहाँ पर मैंने बताया था आपको पहले पार्ट में, जहाँ पर एक ही दल का वजूद है। भारत में भी कांग्रेस पार्टी का आधिपत्य अधिक समय तक रहा। तो कांग्रेस के प्रवृत्ति की प्रवृत्ति, कांग्रेस पार्टी जो भारत की एक सबसे प्राचीन पार्टी, जिसका उदय 1885 के दौर में समय हुआ। और ये भारत के स्वतंत्रता संग्राम में इस पार्टी के जो नेता थे वो बढ़ चढ़ करके आगे रहे और लोगों का नेतृत्व किया। इसकी कांग्रेस पार्टी की जो प्रभुत्व थी उसकी पकड़ केवल एक वर्ग तक नहीं थी, बल्कि हर एक वर्ग तक थी, चाहे वो गांव का हो या शहर का हो। और क्योंकि ये स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ी हुई पार्टी थी, इसलिए लोगों का विश्वास कांग्रेस पार्टी में उस समय अधिक था। इसलिए कांग्रेस पार्टी का प्रभुत्व रहा लोगों के बीच में। अब हम दूसरा पॉइंट देखें। कांग्रेस एक सामाजिक और विचारधारात्मक गठबंधन के रूप में कांग्रेस पार्टी दूसरा नंबर है। कांग्रेस एक सामाजिक और विचारधारात्मक गठबंधन के रूप में क्या है? कांग्रेस पार्टी का जो गठबंधन था या जो विचारधाराएं थी, ये एक ऐसी पार्टी थी। ऐसे बहुत सारे देश हैं जहाँ पर एक ही दल के काम वजूद है, जैसे म्यांमार है, और भी ऐसे बहुत सारे देश हैं। बेलारूस है, क्या है? बेलारूस है, या इरिट्रिया है, ये आदि ऐसे बहुत सारे देश हैं जहाँ पर एक ही दल का वजूद रहा। तो भारत में भी कांग्रेस पार्टी का एक वजूद रहा। तो कांग्रेस की सामाजिक जो प्रतिष्ठा थी और जो विचारधाराएं थे, कांग्रेस किसी एक व्यक्ति का दल नहीं था, क्योंकि ये आंदोलन से उभरी हुई, स्वतंत्रता आंदोलन से बनी हुई पार्टी थी। और इस पार्टी के जो नेतृत्व था वो समाज के हर वर्गों तक फैला हुआ था, चाहे वो अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे मजदूर हो, या वो रेवड़ी, या वो किसान हो, यानी हर व्यक्ति का इसमें सामंजस्य था। क्योंकि स्वतंत्रता आंदोलन के समय हर एक व्यक्ति इस पार्टी के प्रति जागरूक था और इस पार्टी के लोगों के साथ खड़ा था। कांग्रेस पार्टी में जब इसमें बहुत सारे लोगों का समावेश था, हर एक समाज के वर्ग का इसमें व्यक्ति शामिल था। और चाहे वो मैंने बताया जैसा कि चाहे वो शहर हो या गांव हो या किसान हो या मजदूर हो, सबको ये लगता था कि कांग्रेस पार्टी का जो विचारधारा है वो लोगों के हित के लिए है। क्योंकि कांग्रेस पार्टी उस समय लोगों के एक छोटे से छोटे वर्ग के लिए भी उसको साथ लेकर के कार्य करती थी। इसीलिए जब बहुत सारे सामाजिक समूह के लोग इसमें शामिल थे तो बहुत सारी विचारधाराएं भी थी। इसमें अलगाव, इसमें माओवादी, सामाजिक, आर्थिक, या हर समूह की सोच रखने वाले व्यक्ति थे इसमें। और इसलिए कांग्रेस पार्टी का जो गठबंधन था वो विशाल रहा, क्योंकि इसमें हर समाज का लोग शामिल था और पुरानी पार्टी और स्वतंत्रता संग्राम से बनी की पार्टी थी। इसीलिए इसमें लोगों का विश्वास अत्यधिक था और यही कारण था कि कांग्रेस में हर समाज के तबके का व्यक्ति शामिल था। गुटों में तालमेल और सहनशीलता। कांग्रेस पार्टी के गुट जो होते थे, चाहे वो किसी भी सामाजिक स्तर के हों, चाहे वो छोटी जात के हों या बड़ी जात के हों, गरीब के हों, अमीर के हों, किसान के हों, मजदूर के हों, वो सब एक गुटों में एक तालमेल था।
उस समय के नेता जो होते थे कांग्रेस पार्टी के, वो सभी लोगों की बातों को सुनते थे, यानी सबके विचारों को लेकर के चलते थे, या यूँ कहे कि सबको के विचार सुनते थे और फिर मंथन करते थे। तो कांग्रेस पार्टी गुटों में, अलग अलग समूह के गुटों में, अगर अलग अलग सामाजिक समूह के गुटों में एक तालमेल बैठा लेती थी, तालमेल स्थापित कर लेती थी कि विखंडन ना हो, यानी कांग्रेस पार्टी और मजबूत हो। और सहनशीलता, सहनशीलता भी उस समय आपसी जो गुट होते थे कांग्रेस पार्टी के, चाहे एक अमीर से अमीर और गरीब से गरीब, वो आपस में तालमेल था उनका, वो दूसरे की चीज़ों को समझते थे। और इससे क्या हुआ कि इस कांग्रेस पार्टी बहुत सारे गुटों के होने के बावजूद भी बहुत सारी यानी गुटबाजी नहीं हुई, मतलब कि अलग अलग विचारधाराएं नहीं आई, लोगों में गतिरोध नहीं हुआ। और कांग्रेस पार्टी ने अलग अलग इतने सारे गुटों को लेकर चलने के रास्ते में सफल रही और लोगों के बीच में एक सामंजस्य बैठा के रखा। अच्छा, क्या अन्य पार्टियां उस समय नहीं थी जब कांग्रेस पार्टी का वजूद था? कांग्रेस पार्टी का वजूद 1991 से लेकर के 1967 तक सबसे ज़्यादा रहा। इतने सालों में ये सबसे ज़्यादा कांग्रेस पार्टी इस समय का दौर था ये, जिसमें से कांग्रेस ही पार्टी दिखती थी और कोई पार्टी का वजूद ही नहीं था। लेकिन इसके उपरांत भी विरोधी पार्टियों का उदय हुआ। विरोधी पार्टियां कौन कौन सी बनी इसके बाद हम देखेंगे। यहाँ पर विरोधी पार्टियां बहुत सारी बनी। जब कांग्रेस पार्टी का उस समय, यानी कांग्रेस पार्टी एकमात्र पार्टी समझी जाती थी देश की जिसमें लोगों का विश्वास था, लेकिन इसके बावजूद 1991 में मैंने आपको पिछले वाले पार्टों में मार्क्सवादी पार्टी बताई, कम्युनिस्ट पार्टी बताई, अब मैं आपको और अन्य पार्टियों के बारे में भी जिक्र करता हूँ। तो कांग्रेस के विपक्ष में बहुत सारी पार्टियां भी जन्म ली उसी समय, जैसे भारतीय जनसंघ पार्टी, जिसको आज हम भारतीय जनसंघ पार्टी, जो 1951 में बनी थी, इसकी स्थापना हुई थी। इसके जो संस्थापक थे, जिन्होंने इस पार्टी को बनाया था, जो संस्थापक थे, जो अध्यक्ष थे, वही अध्यक्ष थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय जनसंघ के अध्यक्ष भी थे और संस्थापक भी थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1951 में भारतीय जनसंघ की स्थापना की और वही संस्थापक भी थे और वही इसके अध्यक्ष भी थे। ये पार्टी जो थी श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पार्टी भारतीय जनसंघ, इसमें जो आज हम सुनते हैं आरएसएस, सुनते हैं ना, आरएसएस इस पार्टी के साथ थी। या यूँ कहे कि आरएस नेताओं के विचार इस पार्टी से मिलते थे, मेल जोल होते थे, और यही कारण था कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पार्टी जब भारतीय जनसंघ आरएस के अनुसार उनकी बातों को सुनती भी थी और कार्य भी करती थी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, ठीक है ना, आरएस। और इसके अनुसार क्या था, इस पार्टी का मानना क्या था, श्यामा प्रसाद की पार्टी का मानना था कि भारत में एक राष्ट्र होनी चाहिए, एक भाषा होनी चाहिए, एक ही प्रकार की संस्कृति होनी चाहिए। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पार्टी भारतीय जनसंघ और आरएसएस ये मानते थे कि भारत में अंग्रेजी भाषा को मान न करके हिंदी भाषा का मान होना चाहिए और राष्ट्र एक यानी रास्ते पर होना चाहिए। इसमें यानी अलग अलग राष्ट्र निशान नहीं होने चाहिए, अलग अलग भाषाएं नहीं होनी चाहिए, एक राष्ट्रभाषा को हर राज्यों में मान होना चाहिए। तो हिंदी पर ये लोग जोर देते थे। और इसके अनुसार क्या हुआ, तो वो लोग ज़्यादातर हिंदूवादी प्रवृत्ति के ये पार्टियां थी। ये पार्टी थी भारतीय जनसंघ और आरएसएस जो इसके साथ थी। इसी पार्टी से, भारतीय जनसंघ पार्टी से ही आज हम भारतीय जनता पार्टी को देखते हैं। भारतीय जनता पार्टी का उदय ही भारतीय जनसंघ से हुआ। भारतीय जनता पार्टी का उदय भारतीय जनसंघ के हुआ, क्योंकि ये धीरे धीरे ये पार्टी फिर भारतीय जनता पार्टी में बदल गई और जो कि आज भारत की गवर्नमेंट में भारतीय जनता पार्टी का राज्य है, सरकार है, ये गवर्नमेंट है। ये थी 1951 में बनी हुई भारतीय जनसंघ। अब हम दूसरी पार्टी की बात करते हैं, स्वतंत्र पार्टी। स्वतंत्र पार्टी, इसकी स्थापना 1959 अगस्त महीने में हुई थी।
स्वतंत्र पार्टी की स्थापना 1959 अगस्त महीने में हुई थी। और इस पार्टी के जो नेतृत्व कर रहे थे उस समय, नेतृत्व करने वालों में पार्टी का जो नेतृत्व कर रहे थे वो राजगोपालाचारी, के एम मुंशी, एन जी रंगा और मीनू मसानी, ये 4 नाम जो थे जो कि इस पार्टी को लीड कर रहे थे, मतलब कि इस पार्टी के क्रियाकलापों को समझ रहे थे। ये भी पार्टी कैसे बनी, ये पार्टी का निर्माण कांग्रेस से ही अलग हुए कुछ नेता, कांग्रेस के नेता जो अलग हुए कांग्रेस पार्टी के 1959 के समय, तो ये राम गोपालाचारी और एम मुंशी, एन जी रंगा, मीनू मसानी, ये लोग मानते थे कि उस समय कांग्रेस पार्टी में इन्होंने समझा कि भारत के प्रत्येक समूह का विकास नहीं हो पा रहा है, चाहे वो आर्थिक दृष्टिकोण से हो, चाहे वो सामाजिक दृष्टिकोण से हो या व्यावहारिक दृष्टिकोण से हो। तो ये लोग ये मानते थे कि आर्थिक स्थितियों को मजबूत किया जाए। ये लोग ये मान करके अपनी नई पार्टी बनाई थी कि भारत को आर्थिक उन्नत पर लाया जाए और समाज के उन वर्गों का भला हो जो कि समाज में बड़े ही जिनकी स्थिति खराब है, इसलिए इन लोगों ने अपनी अलग पार्टी बनाई। ओके स्टूडेंट, आज का आपका ये चैप्टर एंड हुआ। सेकेंड नंबर चैप्टर आपका एंड होता है। आप इसके क्वेश्चन आंसर अपनी नोटबुक में करेंगे, कंप्लीट करेंगे और मुझे शो करके भी दिखाएंगे कि आपने काम पूरा किया या ना किया। अब आप लोग इंटरमीडिएट के बच्चे हो, इसलिए आप अपनी पढ़ाई में रुचि लें और आप ध्यान से अपना काम करें, क्योंकि आपकी 12वीं क्लास है, इसलिए आपको बहुत अच्छे से हर एक चीज़ को समझना है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।